हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10 का एमपी बोर्ड क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का अध्याय 6 आपदा प्रबंधन के बारे में। इसके क्वेश्चन आंसर लगाते हैं गाइस। चैप्टर वाइज क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपदा प्रबंधन का सही विकल्प अपन को लगाना है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं गाइस? क्या वो सर्वाधिक बाढ़ कहाँ पे आती है, किस राज्य में आती है? बिहार में आती है, पश्चिम बंगाल में आती है, असम में आती है या उत्तर प्रदेश में आती है? सो गाइस, हम देखते हैं कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो वो आंसर हो जाएगा गाइस हमारा पश्चिम बंगाल में आती है। सो गाइस, अब अपन मैप में देखते हैं और क्लियर करते हैं। देखिए ये है गाइस पश्चिम बंगाल का इलाका। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे गाइस पश्चिम बंगाल के इलाके में क्या होता है कि बहुत सारी नदियाँ बह कर के आती हैं। जब गाइस जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आएंगी गाइस, तो वहाँ तो वैसे ही पानी ऑटोमेटिकली भरा रहता है। बहुत सारी नदियाँ आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और वो कहाँ से होकर के जाती हैं? पश्चिम बंगाल से होकर के जाती हैं। तो गाइस थोड़ा बहुत भी पानी आता भी हो जाता है, तो नदियों में जब ज़्यादा पानी आ जाता है, भर जाता है गाइस वहाँ तो वैसे भी ऑटोमेटिकली पानी आ रहा है नदियों के द्वारा। और गाइस जब बारिश भी हो जाती है और ज़्यादा पानी आसपास के एरिया का आ जाता है गाइस, तो वैसे भी आ रहा है और ज़्यादा आ जाता है, तो वहाँ पे बाढ़ आने के चांस ज़्यादा रहते हैं नदी वाले क्षेत्रों में। सो गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए पश्चिम बंगाल का क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? ये है गाइस हमारा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, ठीक है ना। अब देखते हैं गाइस सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखिए सेकंड क्वेश्चन, भूकंप की दृष्टि से भारत का अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक गाइस भूकंप सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पे पड़ता है? सर्वाधिक भूकंप कहाँ पे आते हैं? तो प्रभावित क्षेत्र है क्या कच्छ है, अरावली है? अरावली गाइस कच्छ पड़ता है गुजरात में, अरावली पड़ती है गाइस अरावली की पहाड़ी हम देखते हैं राजस्थान से होते हुए गाइस पंजाब वाले क्षेत्र से निकल जाती है, उड़ीसा में या फिर गोवा में। तो गाइस सर्वाधिक भूकंप की दृष्टि से प्रभावित क्षेत्र है जो, वो है आंसर अपना हो जाएगा कच्छ। गुजरात के कच्छ में गाइस ज़्यादातर भूकंप आते हैं। देखिए यहाँ पे पड़ता है गुजरात का कच्छ, क्योंकि यहाँ पे भी गाइस क्या होता है, यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती नदी कच्छ से होते हुए गाइस यहाँ से जाती है और अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना। दो नदी ही ऐसी हैं गाइस जो अरब सागर में गिरती हैं, बाकी सब भारत की ज़्यादातर सभी नदियाँ कहाँ गिरती हैं? पश्चिम बंगाल में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, सॉरी वहीं पे पड़ता है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? दिसंबर 2004 में सुनामी की सबसे अधिक जनहानि हुई थी गाइस। 2004 में जो दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी, वहाँ पे सर्वाधिक जनहानि कहाँ पे हुई थी? क्या तमिलनाडु में हुई थी, गुजरात में हुई थी, केरल में हुई थी कि उड़ीसा में हुई थी? गाइस सुनामी तो आप जानते ही होंगी। सुनामी मतलब कि क्या होता है, समुद्र की लहरों इतनी ज़्यादा ऊपर आ जाती हैं गाइस कि सिटियों में वहाँ का पानी आ जाता है। मतलब कहीं ना कहीं समुद्र में हलचल हुई होगी, शायद हो सकता है भूकंप आया हो, या फिर भूकंप नहीं तो गाइस कहीं भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी आता है तो हवा गाइस सुनामी समुद्र का पानी ऊपर उठ जाता है। तो गाइस ये पड़ता है हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र। और गाइस हम देखते हैं ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, दक्षिण भारत, क्योंकि हम देखते हैं ये दक्षिण साइड है और दक्षिण भारत में गाइस तीनों ओर से जल से भरा हुआ है। एक साइड बंगाल की खाड़ी है गाइस और दूसरी साइड हम देखते हैं यहाँ पे अरब सागर है। तो गाइस कुछ भी आएगा, सुनामी वगैरह आएंगी गाइस तो यहीं वाले एरिया में ज़्यादा आती हैं, ठीक है ना। तो सर्वाधिक जनहानि कहाँ पे हुई थी? यहाँ पे तमिलनाडु में हुई थी, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। गाइस मैप इसलिए बताते जाते हैं जिसकी कि आपको चीज़ें देख करके जल्दी याद होती हैं और गाइस आपका मैप का भी नॉलेज हो जाएगा यदि हम मैप के सहारे आपको पढ़ाई करवाएंगे तो। देखिए विश्व स्तर के पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ पे हुआ था? विश्व स्तर पर जापान में हुआ था, भारत में बेंगलुरु में हुआ था भारत के, या ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, या यूएस में हुआ था। यूएस मतलब अमेरिका में हुआ था। सो गाइस हम देखते हैं पहला भू शिखर सम्मेलन, भूमि शिखर गाइस, शिखर मतलब हम देखते हैं भूमि के बचाव के लिए कहाँ पे किया गया था पहला भू शिखर सम्मेलन? तो गाइस वो ब्राज़ील में किया गया था। कहाँ पे? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में भू शिखर सम्मेलन शायद 1971 में हुआ था।
सो गाइस अब लगाएंगे हम अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। कहाँ आ गए अपन? अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। देखते हैं अति लघु क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, भूस्खलन को रोकने के लिए पहाड़ी सड़कों के किनारे क्या किया जाना चाहिए। तो गाइस इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए भूस्खलन क्या होता है हम आपको क्लियर कर दें। किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में गाइस अचानक ही वहाँ की जगह का गिरना, ठीक है ना, वहाँ की मतलब कि वहाँ की मिट्टी का ऑटोमेटिकली गिरना। जैसे देखिए गाइस इस वाले पहाड़ वाले एरिया में क्या हो रहा है, देखिए इस वाले पहाड़ वाले एरिया में आप देख रहे हैं यहाँ पे रोड बनी हुई थी। देखिए यहाँ पे सीधे रोड बनी हुई थी और यहाँ से अचानक भूमि का गिरना ही क्या कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है, ठीक है ना। देखिए ये रोड जा रही है और रोड के नीचे गाइस क्या हो गया, अचानक ही उतनी भूमि पट करके नीचे गिर जाना ही भूस्खलन है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, भूस्खलन रोकने के लिए पहाड़ी सड़कों के किनारे पुख्ता दीवारें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो गाइस हमें आसपास के एरिया में यदि हम दीवार बना देते हैं, पुख्ता दीवारें खड़ी कर देते हैं, तो क्या होता है, यहाँ की यदि यहाँ की मिट्टी आकर के गिरती तो कहाँ आती, ये रोड में आती, और रोड पे आती तो क्या होता, यहाँ का रास्ता बंद हो जाता, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो गाइस आगे देखते हैं क्या करना चाहिए हमें, पुख्ता दीवारें बना देना चाहिए। इसका आंसर ही हो गया, ठीक है ना। मतलब सड़क के किनारे भूस्खलन से बचने के लिए हमें पुख्ता दीवारें लगाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अचानक उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं, अचानक प्रारंभ होने वाली प्राकृतिक आपदाएं। सो गाइस देखते हैं अपन, अचानक प्रारंभ होने वाली प्राकृतिक आपदाएं हम देखते हैं जो अचानक आती हैं और प्राकृतिक हैं। एक तो गाइस भूकंप बता करके नहीं आता है और बहुत ज़्यादा जनहानि करता है। लहरें गाइस, सुनामी की लहरें हम देखते हैं, सुनामी की लहरें जैसे कि गाइस समुद्र में भूकंप आ जाता है या फिर समुद्र में ज्वालामुखी फट जाता है तो क्या होता है, सुनामी की लहरें कहाँ आ जाती हैं, हम देखते हैं जो जैसे हमारे दक्षिण साइड का एरिया है भारत का, तो पश्चिम बंगाल में समुद्र में यदि सुनामी की लहरें आएंगी तो आकर के वो लहरें कहाँ आ जाती हैं, गांव के अंदर आ जाती हैं, सिटियों के अंदर आ जाती हैं, पानी भर जाता है, बिल्डिंग गिर जाती हैं। ज्वालामुखी भी गाइस हम देखते हैं, एक ज्वालामुखी हम आपको इसमें बताएंगे। ज्वालामुखी क्या होता है, पृथ्वी के अंदर गाइस हम देखते हैं हमारी पृथ्वी मैग्मा के अंदर तैरती है एक प्रकार से, और गाइस वही मैग्मा जब ऊपर आ जाता है, मैग्मा मतलब गाइस आग की तरह धधकता हुआ मैग्मा होता है जो कि पृथ्वी के बाहर आता है, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट होता है। इसके बाद हमने क्या देखा था गाइस, भूस्खलन मतलब कि आपने देख चुके हैं, भूमि का अचानक क्या होना, अचानक नीचे गिरना, या फिर जैसे कि पहाड़ी एरिया में भूमि का अचानक पट जाना, ठीक है ना। बाढ़ आ जाना गाइस, बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है, जैसे अचानक कहीं बांध टूट जाता है तो बाढ़ आ जाती है, और साथ में जब ज़्यादा पानी गिरता है तब भी बाढ़ आ जाती है। चक्रवात क्या होता है गाइस, चक्रवात भी एक क्या है, प्राकृतिक आपदा है। चक्रवात के कारण भी बहुत ज़्यादा हानि होती है। मतलब कि हम देखते हैं चारों दिशाओं से कहीं निम्न दाब वाले क्षेत्र में हवाएं आती हैं उसको भरने के लिए, जहां हवाएं नहीं होती हैं गाइस वहां से जहां पे ज़्यादा हवाएं हैं वहां से चारों दिशाओं से उस क्षेत्र को भरने के लिए हवाएं आती हैं और आपस में टकराकर घूमने लगती हैं, उसको हम चक्रवात कहते हैं। हिमस्खलन क्या होता है गाइस, हिमस्खलन भी प्राकृतिक आपदा है। हिमस्खलन मतलब कि जहाँ पे हम देखते हैं पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हिम जमी होती है, बर्फ के पहाड़ जमे होते हैं और हिम का टूट कर के नीचे गिरना ही हिमस्खलन है, जिस प्रकार भूस्खलन था। इसके बाद देखते हैं अपन गाइस क्या है, मेघ विस्फोट होना, मतलब कि देखते हैं बादलों का फटना, अचानक अंधाधुंध बारिश होना इत्यादि क्या है, प्राकृतिक आपदा हैं। तो हमने कौन कौन से देखे गए इस प्राकृतिक आपदाएं, आप जल्दी से रिवाइज के बताइएगा। इस भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी के साथ साथ हम देखते हैं भूस्खलन विस्फोट, और दूसरा बाढ़, चक्रवात, हिमस्खलन, मेघ विस्फोट। अब गाइस इसको वीडियो में अपन देखिए इस प्रकार आता है भूकंप, मतलब पूरा देखिए उसका घर भी हिल रहा है, बिस्तर भी हिल रहा है। जब ज़मीन हिलेगी गाइस तो ऐसे में गाइस मकान भी गिर सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा जन धन की हानि ऐसे होती है। बाढ़ देखिए घरों में पानी भर गया है, लोगों का इस प्रकार से भागना, कुछ समझ में ही ना आना, घर का गिरना गाइस, ये ज़्यादा बारिश हो जाने का परिणाम था। ये होती है गाइस बाढ़।
सुनामी इसमें गाइस समुद्र की लहरों में एक प्रकार से हलचल होती है और एकदम से वो क्या सिटियों में समुद्र का पानी बाहर भी आने लगता है, सिटियों में घुसने लगता है गाइस। इसमें शायद भूकंप आया होगा समुद्र में, या फिर पृथ्वी हिली होगी तो लहरें गाइस ऊपर उठाती हैं, और साथ में या फिर हो सकता है यहाँ पर भूकंप आया हो जिससे गाइस क्या हुआ हो, ज्वालामुखी या भूकंप आया होगा नीचे, तो समुद्र की लहरें ऊपर उठ जाती हैं और ऊपर उठ करके गाइस भारी विनाशकारी होती हैं। सोचिए यदि पे यहाँ पे देखिए कितनी बिल्डिंग पर पानी पूरे साइड गाइस बह जाता है। ये एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है जिससे जनधन की हानि होती है। इसमें गाइस बहुत ज़्यादा एक प्रकार की महामारी भी आने की आशंका रहती है, क्योंकि समुद्र का खराब चीज़ें भी सिटियों पे आकर के जमा हो जाता है। देख सकते हैं आप, ये है ज्वालामुखी। इस प्रकार का गैस पृथ्वी के अंदर का मैग्मा निकलता है, एक प्रकार की आग निकलती है गैस, और यहाँ का आसपास का इलाका यदि यहाँ पे बसा होता है, ये पृथ्वी पे कहीं भी निकल सकता है। समुद्रों में भी गैस, समुद्रों में भी निकल सकता है, या फिर ऐसे ही भूस्खलन वाले क्षेत्र में ये कहीं भी निकल सकता है मैग्मा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर की ये चीज़ है गैस बहुत ज़्यादा भरा होता है। जब पृथ्वी पर दबाव पड़ता है तो यह ऊपर निकल आता है। सो गैस इसे कहते हैं गैस ज्वालामुखी गैस। इसमें गैस ये ऊपर वाला भाग इसको क्रेटर कहा जाता है, जहाँ से गैस निकलता है, जिसको मुंह कहते हैं अपन, ठीक है ना। ये क्रेटर है जहाँ पे निकल रहा है। और ये गैस हम देखते हैं भारत में भी एक बैरन निकोबार से मतलब अंडमान निकोबार में गैस हमने देखा था, वहाँ पे ज्वालामुखी निकला था। ज़्यादातर ज्वालामुखी गैस हम देखते हैं प्रशांत महासागर के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। सकते हैं आप, यह होता है चक्रवात। देखिए दोनों साइड से हवाएं आती हैं और आकर के क्या होती हैं, यहाँ पे टकरा जाती हैं, मतलब निम्न वायुदाब में। निम्न वायुदाब गैस जब होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जिस क्षेत्र में गैस हवाएं नहीं होती हैं तो उस क्षेत्र को भरने के लिए चारों दिशाओं से क्या आती हैं, हवाएं आती हैं। और जब हवाएं आती हैं गैस सारे जगह से, तो वो लोग क्या होती हैं, एक दूसरे से टकरा जाती हैं और टकरा के गैस पर घूमने लगती हैं, तब बनती है गैस चक्रवात की स्थिति। ये कहीं भी बन सकती है गैस, जब समुद्रों में निम्न दाब होता है तब वहाँ पे भी चक्रवात बन जाते हैं और यहाँ पे भी बन जाते हैं, जिसके कारण गाइस जैसे हमने देखा था कि अभी चक्रवात आया था, उड़ीसा में आया था। सो गाइस देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, तट बांध का निर्माण किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है। तट में गैस बांध बना देना, तो तट होगा तब ना बांध बनाएंगे। जहाँ का गैस जैसे हम देखते हैं नदियाँ बहती हैं, और नदियाँ बहती हैं उसके आसपास के तट में क्या बांध दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो गैस क्यों उपयोगी होता है हम ये देखते हैं। तट बांध का निर्माण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है। गैस जहाँ पे बाढ़ आती है वहाँ पे अपन तट में गैस यदि बांध देते हैं तो क्या होगा, वहाँ शहरों में पानी नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से नदियाँ जा रही हैं और यहाँ का पानी गैस, नदियाँ जा रही हैं, यहाँ पे सिटी बसी हुई है, लोग रहते हैं गैस आसपास हम देखते हैं, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर देना जिससे कि गैस यहाँ पे ये नदी का पानी गैस ऊपर ना आ सके। ये होता है गैस तटबांध, ठीक है। इसके बाद देखते हैं गैस, तो क्यों उपयोगी है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को रोकने के लिए। किसके लिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को रोकने के लिए। देखते हैं आगे, रिएक्टर पैमाने में क्या मापा जाता है गैस। तो रिएक्टर पैमाने में क्या मापा जाता है, हम आपको बता दें, रिएक्टर पैमाने में भूकंप मापा जाता है। किसको मापा जाता है, भूकंप। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि भूकंप को मापने के लिए कौन सा पैमाना यूज किया जाता है, तो आप बताएंगे भूकंप मापा जाता है। और गैस भूकंप के अध्ययन को सिस्मोग्राफ भी कहा जाता है, ठीक है। तो भूकंप मापा जाता है। सो गाइस देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। आपदाओं से क्या आशय है। हम ये क्वेश्चन गाइस कई बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, आप इसको ध्यान रखना। आपदाओं से क्या आशय है। देखिए आपदा एक मानव जनित तथा प्राकृतिक दो प्रकार की हो सकती है। यदि क्वेश्चन आ जाता है, यदि आप कीवर्ड लिखना सकते हैं तो आप लिख सकते हैं गाइस, आपदा के प्रकार आप कितने लिख सकते हैं। एक तो होती है मानव जनित आपदा और दूसरी होती है प्राकृतिक आपदा। अब मानव जनित आपदा के बारे में लिखेंगे और प्राकृतिक आपदा के बारे में लिखेंगे, ठीक है। आप एक कीवर्ड के रूप में याद रखना, मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा, जिसका परिणाम गाइस
आपदाओं का एक मानव जनित भी हो सकती है और प्राकृतिक भी होती है। और गाइस इसका परिणाम यदि हम देखें तो कोई भी आपदा हो गाइस, मानव जनित हो या फिर प्राकृतिक हो, उसका क्षति हो करवाता है। इसका परिणाम एक क्षति है, जनहानि भी हो सकती है। इससे आजीविका तथा संपत्ति की हानि होती है। आजीविका भी हानि, और गाइस संपत्ति के साथ साथ इसमें किसकी हानि हो सकती है? लोगों की भी हानि हो सकती है, जनहानि हो सकती है। तो संपत्ति की हानि होती है। जैसे गाइस यदि आप मान लीजिए भूकंप आता है तो गाइस क्या होता है? धरती डोलती है, धरती हिलती है, और धरती हिलेगी तो क्या होगा? बिल्डिंग होंगी तो गिर जाएंगी। तो उससे बेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी गिर जाती हैं गाइस, तो इससे बहुत ज़्यादा हानि होती है। ठीक है ना? भूकंप हुआ, सुनामी हुई, चक्रवात हुए, इन सब से बहुत ज़्यादा हानि होती है। महामारी हुई। आपदा के गाइस दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक तो आपदाएं मानवकृत आपदाएं, जैसे कि गाइस, और दूसरी होती हैं प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है ना? प्राकृतिक आपदाएं देखिए यही लिखा हुआ है इसमें, प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदाएं। ठीक है ना? जिसमें कि गाइस प्राकृतिक आपदा की बात करें तो सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं गाइस, इसके लिए एक ये हो सकती है गाइस, एक तो, और मानवकृत आपदा क्या हो सकती हैं? आणविक, जैविक तथा रासायनिक विस्फोट। प्राकृतिक गाइस जैसे कि कौन कौन सी है मानवकृत आपदाएं? जैसे मानवकृत आपदाएं क्या हुई गाइस? आणविक और प्राकृतिक विस्फोट, रासायनिक विस्फोट, ये क्या है? मानवकृत आपदाएं। जैसे बम का विस्फोट कर देना, जैसे कि 1945 में अमेरिका ने नागासाकी पर, जापान के नागासाकी पर क्या गिरा दिया था? बम गिरा दिया था। उससे गाइस अभी भी जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है वहाँ। उसके बम के विस्फोट से गाइस जो रिएक्टर हुआ, मतलब कि रिएक्शन हुआ, तो उससे क्या हुआ कि अभी भी बच्चे बहुत से, क्या वहाँ के बच्चे कैसे पैदा होते हैं गाइस? बहुत से बच्चे मतलब कि कहीं उनके हाथ पैर कहीं कुछ होते हैं, कहीं कुछ लंगड़े अंगड़े होते हैं। ठीक है ना? प्राकृतिक आपदा के संकट मानवकृत आपदाएं हैं। तो गाइस प्राकृतिक आपदा हो या फिर मानवकृत आपदाएं हो, दोनों ही बहुत ही संकट वाली होती। सो गाइस देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सूखा एवं बाढ़ किसे कहते हैं? लिखिए। तो गाइस आगे अपन देखते हैं सूखा के बारे में। सूखा क्या होता है? देखिए, ये एक ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा की संभावना तो है, पर बहुत लंबे समय से वह शुष्क मौसम पर रहता है गाइस, उसे हम सूखा कहते हैं। मतलब वहां पे वर्षा हो सकती है, जैसे हम वहां पे राजस्थान को हम सूखा नहीं बोल सकते कि वहाँ सूखा है गाइस, इसलिए क्योंकि हम देखते हैं वहाँ तो बारिश ही नहीं होती है, वो तो मरुस्थल के प्रकार का है, एक प्रकार का है ना। तो उसको सूखा किसे बोलते हैं? जहाँ वर्षा कभी कभी हो जाती है और गाइस वो लंबे समय से वहाँ वर्षा नहीं हुई है, तो उसको हम सूखा कहेंगे। मतलब लोगों को आस भी रहती है कि वर्षा होगी, लोग फसल भी बो लेते हैं, और साथ में हम देखते हैं बारिश होती नहीं है, तो फिर क्या उसको बोलेंगे? सूखा। उसको क्या कहेंगे? सूखा। तो गाइस इसमें क्या लिखा हुआ है? एक ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्षा की संभावना तो है, वर्षा की संभावना हो और लंबे समय से वर्षा ना हुई, दो चीज, संभावना है और वर्षा नहीं हुई है। मतलब कि क्या, दो चीज़ आप ध्यान रखिए आप, एक तो गाइस संभावना है इसमें, और एक लंबे समय से वर्षा नहीं हुई है, लंबे समय से वर्षा का शुष्क मौसम। ठीक है, दो चीज़ में आप सूखा लिख सकते हैं। बाढ़ क्या होती है गाइस? जिसमें नदी के अतिरिक्त जल का आसपास भूमि पर फैल जाना बाढ़ होती है। हम देखते हैं बाढ़ क्या होती है गाइस, यदि कहीं से नदी जा रही है तो गाइस वो नदी जा रही है तो नदी को हम बाढ़ तो नहीं कहेंगे, ठीक है ना। नदी के अतिरिक्त क्या है गाइस इसमें? नदी के अतिरिक्त जल का आसपास भूमि पर फैल जाना ही, तीन चीज़ें आप याद रखिए। नदी के अतिरिक्त जल का आसपास भूमि पर फैल जाना क्या कहलाता है? बाढ़ कहलाता है। इनमें हमने दो चीज़ देख ली। बाढ़ मतलब सूखा में क्या देखा हमने कि उसकी संभावना होते हुए भी लंबे समय से पानी ना गिरना ही क्या कहलाती है? बाढ़ कहलाती है, सूखा कहलाता है। और बाढ़ में क्या देखेंगे अपन कि नदी के अतिरिक्त जल का आसपास भूमि पर फैल जाना, चाहे वो खेत हो वहाँ पे गाइस, चाहे हम देखते हैं आसपास में भर जाना, या फिर वो खेत हो, या फिर हम देखें कि खेत खलिहान के साथ साथ सिटी में फैल जाना, ठीक है ना। सो गाइस देख सकते हैं ये है बाढ़।
क्या है ये? बाढ़ है। देखिए नदी तो जा रही थी, नदी के साथ साथ क्या हो जाता है, कभी कभी बाढ़ गांव में भी आ जाती है जहां नदी भी नहीं होती है, अति एक्स्ट्रा बारिश हो जाती है। और ये होता है गाइस सूखा। देखिए लोगों को वर्षा की संभावना थी, इसीलिए इन लोगों ने क्या किया है, जमीन को बो दिया है। देखिए यहाँ छोटे छोटे से मतलब कि पौधे लगाए हुए हैं और किसान बैठा हुआ है। और गाइस संभावना होते हुए भी गाइस लंबे समय तक यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, इसीलिए देखिए ये जमीन का पटना ये है। तो ये होता है गाइस सूखा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। भूस्खलन की आपदा से बचने के लिए 3 चरण लिखिए। 3 चीज़ें लिखना है कि हम कैसे भूस्खलन की आपदा से बच सकते हैं। सो गाइस ये होता है भूस्खलन, मतलब कि देखिए यहाँ पे मतलब कि एक पहाड़ी एरिया था और पहाड़ी एरिया से क्या होना, अचानक भूमि का गिरना, पटना, उसको ही हम भूस्खलन कहते हैं। इसके बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए हम देखते हैं। सो गाइस सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम आपदा के संकट से मानचित्र करके भूस्खलन का क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए। सबसे पहला कर्तव्य यह है गाइस कि हमें पता तो होना चाहिए कि भूस्खलन होने कहाँ वाला है, कहाँ पे भूमि पट सकती है, कहाँ पे भूमि गिर सकती है। तो गाइस पहले हम क्या करेंगे, भूस्खलन का पता लगाएंगे, पहला चरण। ऐसा करने से पता लग सकेगा कि बस्तियां बसाने के लिए कौन सी क्षेत्र से बचा जाए। मतलब कि इससे यदि हम इसको पता लगा सकते हैं गाइस, मानचित्र में क्या करना, पहले नंबर मानचित्र देख करके कि गाइस कहाँ पे हम देखते हैं भूस्खलन ज़्यादा होता है, उन क्षेत्रों का पता लगाना पहले नंबर कारण। इससे कि हम क्या कर सकें, वहाँ पे बस्तियों को ही ना बसाएं, वहाँ पे लोगों को ना बसाएं, जिससे कि गाइस उनसे जनधन की हानि ना हो। और गाइस दूसरा हम देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे भूस्खलन ज़्यादा आता है, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में बड़े निर्माण कार्य और विकास कार्य नहीं करवाना। मतलब गाइस फैक्ट्रियाँ वगैरह, उद्योग वगैरह वहाँ पे ना लगवाएं, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे यदि भूस्खलन आ गया तो आपकी फैक्ट्री चौपट हो जाएगी। तो आगे तो गाइस हमें पता लगाना हमने देखा। दूसरा हमने देखा कि संभावित क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करना। तीसरा हम देखते हैं गाइस स्थानांतरित कृषि करने वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि कार्य किया जाना चाहिए। सो गाइस हमने पहला देखा, क्या देखा, पहले तो उस वाले क्षेत्र का पता लगाना हमने ये देखा। दूसरा वहाँ पे विकास कार्य न करवाना। और तीसरा गाइस हम देख रहे हैं कि वहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत बनाना। ठीक है ना। 3 चीज़ों में आप यदि 3 चीज़ यदि आप याद रख ले जाते हैं गाइस, यदि 3 चीज़ आप अलग से कीवर्ड के रूप में लिख लेते हैं गाइस, तो इतना बड़ा आंसर आप 3 वर्डों में आप लिख सकेंगे। गाइस पहले क्या है, पता लगाना। ठीक है ना, पता लगाना, ये पता कि भूकंप संभावित क्षेत्रों का, और भूकंप संभावित क्षेत्रों में गाइस विकास कार्य रोकना। क्या, विकास का कार्य रोकना। वहाँ पे आप विकास मत करवाइए, वहाँ बस्तियाँ मत बसाइए। पता लगेगा तो बस्तियाँ नहीं बसाएंगे अपन। ठीक है ना, ये लिख देंगे आप। और विकास कार्य रोकना। और तीसरा सीढ़ी नुमा खेती क्या होती है गाइस, देखिए यहाँ पे जैसे ज़्यादा भूस्खलन आते हैं तो हम देखते हैं एक सीढ़ी के प्रकार की खेती करना, जिससे कि वहाँ पे भूकंप आएगा, मतलब कि वहाँ पे यदि भूस्खलन हुआ भी गाइस तो वो वहाँ पे ज़्यादा हानि नहीं दे पाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं गाइस सुनामी। तो उसका आंसर 3 वर्णों में अपन कैसे लिख सकते हैं गाइस। एक तो पहले भूस्खलन क्षेत्रों का पता लगाना और वहाँ बस्तियाँ ना बसाना। दूसरा हम यदि आप इतना याद रख पाते हैं तो आप, क्योंकि अपन बड़ा आंसर याद नहीं रख पाते हैं और छोटे छोटे कीवर्ड यदि हम आपको बता देते हैं तो शायद आप भूल ना पाएंगे ऐसे। और दूसरा गाइस हमने देखा वहाँ पे भूस्खलन क्षेत्रों का संभावित क्षेत्रों में विकास न करना और सीढ़ी नुमा खेत बना करके कृषि करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए सुनामी से क्या तात्पर्य है, सुनामी हम किसे कहते हैं। तो सुनामी से क्या आशय है हम देख लेते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी के कारण महासागरीय जल अचानक विस्थापन होने से ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें, भूकंपीय समुद्री और लहरें को सुनामी कहा जाता है। सो गाइस इसमें क्या होता है हम देखते हैं कि कभी सागर में हो सकता है भूकंप आया हो, भूकंप और ज्वालामुखी के कारण महासागरीय तरंगें अचानक विस्थापन होती हैं और वहाँ पे ऊंची तरंगें, वहाँ पे भूकंप और समुद्री लहरों को ही हम क्या कहते हैं, जब ऊंची ऊंची तरंगें उठती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहा जाता है। में एक प्रकार से हलचल होती है और एकदम
से वो क्या सिटियों में समुद्र का पानी बाहर भी आने लगता है, सिटियों में घुसने लगता है गाइस। इसमें शायद भूकंप आया होगा समुद्र में, या फिर पृथ्वी हिली होगी तो लहरें गाइस ऊपर उठाती हैं, और साथ में या फिर हो सकता है यहाँ पर भूकंप आया हो, जिससे गाइस क्या हुआ हो, ज्वालामुखी या भूकंप आया होगा नीचे, तो समुद्र की लहरें ऊपर उठ जाती हैं, और ऊपर उठ करके गाइस भारी विनाशकारी होती हैं। सो गाइस वो हम समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप देख करके ज़्यादा टाइम तक याद रख पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। हिमालय और क्या होता है, हिमालय और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अधिक भूकंप आते हैं, ऐसा क्यों होता है? हिमालय और उत्तर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अधिक भूकंप क्यों आते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो गाइस आगे हम उत्तर पूर्वी एरिया बता दें आपको, तो देखिए भूकंप सर्वाधिक आने के क्षेत्र कौन से हैं? जो रेड जोन है गाइस, ये यहाँ पे गाइस सर्वाधिक ज़्यादा भूकंप आता है, और गाइस बहुत ज़्यादा हड़कंप भी मचाता है। ये हमारा उत्तर का, देखिए ये होता है उत्तर, और ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम। उत्तर और गाइस ये होता है पूरब, ठीक है ना। तो उत्तर पूर्वी एरिया में जो रेड कलर का है गाइस, यहाँ पे गाइस 5th नंबर जोन का भूकंप आता है। रिएक्टर स्केल में मापने पे गाइस जो रेड वाला क्षेत्र है, देखिए ये दिल्ली में गाइस बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे ये है गाइस गुजरात का कच्छ, जहाँ पे गाइस ज़्यादातर भूकंप के क्षेत्र माने जाते हैं। सो गाइस जो रेड जोन है, यहाँ पे भूकंप क्यों आता है ज़्यादा, हम ये देखते हैं। देखिए हिमालय और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भूकंप इसलिए अधिक आते हैं क्योंकि वहाँ की नदियाँ हिम क्षेत्र तथा अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों के कारण गाइस हिम क्षेत्र तथा वर्षा के स्थान वाले क्षेत्रों में, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, स्थानों में भू सतह की हलचल तीव्र होती है, और इन क्षेत्रों में भूगर्भीय रैली इन हलचलों के प्रभाव को हट जाती है, और यही कारण है कि भूकंप यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। सो गाइस क्या होता है, हम देखते हैं कि इस वाले क्षेत्रों से जितनी हम देखते हैं सबसे ज़्यादा नदियाँ निकलती हैं कि नहीं निकलती है, इस हिमालय वाले क्षेत्र से। और गाइस इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, भू हलचल ज़्यादा होती है, और इसी के कारण गाइस दबाव के कारण पृथ्वी का क्या होता है, पृथ्वी में ज़्यादातर भूकंप यहीं आते हैं भारत में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 5-6 देखते हैं। भारत की सुनामी प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, हम इनको देखते हैं। सो गाइस हम देखते हैं समुद्र तटीय क्षेत्रों में सुनामी आपदा के प्रभाव देखे जाते हैं। सो गाइस हमने सुनामी का भी आपको वीडियो दिखाया था। सुनामी में क्या होता है, समुद्र की लहरें आकर के कहाँ पे घुस जाती हैं गाइस, सिटियों में अंदर चली जाती हैं, एकदम से हलचल होती है, और गाइस ऊंची लहरें उठ करके सिटियों के अंदर चली जाती हैं, समुद्र के बाहर फैल जाती हैं, उसको हम सुनामी कहते हैं। और जब नदियों की गाइस हम देखते हैं, नदियों में बाढ़ आती है, उसको हम बाढ़ कहते हैं, ठीक है ना, जब उसका पानी फैलता है तो इसको हम सुनामी कहते हैं। ठीक है, किस किस क्षेत्रों में आती है, हम देखते हैं समुद्र तटीय क्षेत्रों में सुनामी आपदा के प्रभाव। सुनामी आपदा के क्षेत्रों में प्रमुखता है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, पांडुचेरी है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि हैं। कौन कौन से क्षेत्र हमने देखे, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 क्षेत्र देखे गाइस। तो कौन कौन से हमने देखा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सो गाइस हम देख लें यहाँ पे मैप में, देखिए ये वाला इलाका आप देख सकते हैं, ये वाला इलाका जो भारत का होता है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी होती है, और यहाँ पे अरब सागर होता है। सो गाइस हम देखते हैं ये वाला इलाका पूरा जल से गाइस भरा होता है, मतलब इसके आसपास का इलाका गाइस हम देखते हैं, ये यहाँ का इलाका और यहाँ का इलाका जल से भरा होता है। ऊपर नदियाँ वगैरह भले होती हैं भारत में, लेकिन इसीलिए गाइस इसको हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। दक्षिण भारत को गाइस प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, क्योंकि जिसका तीनों साइड से क्षेत्र कहाँ से किससे भरा हो, जल से भरा हो। तो गाइस यहाँ का हम देखते हैं, जब इसके किनारे में गाइस भूकंप तो आएगा ही, कहाँ आएगा सुनामी कहाँ आएगी, सुनामी आने के क्षेत्र यही बनता है, क्योंकि यहाँ पे सागर है, और जब कभी भी गाइस यहाँ पे सागर में क्या होगा, भूकंप आएगा या फिर ज्वालामुखी फटेगा गाइस, तो क्या होगा, समुद्र की लहरें गाइस उत्तर भारत में नहीं जाएंगी,
आएंगी, वो आएंगी तो कहाँ आएंगी, इसी दक्षिण भारत में आएंगी। तो गाइस दक्षिण भारत के क्षेत्र में हम देखते हैं यहाँ पे तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में ज़्यादा सुनामी आती है। गाइस यहाँ पे देखते हैं हम केरल है, केरल में ज़्यादा सुनामी आती है। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहाँ पे ज़्यादा सुनामी आती है। और ये है गाइस आंध्र प्रदेश का इलाका। कौन सा इलाका है? ये है आंध्र प्रदेश का इलाका। यहाँ पे आकर के गाइस यहाँ का जल आकर के भर जाता है। आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी और हमने देखा यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल, इन सब क्षेत्रों में ज़्यादातर सुनामी आती है। सो गाइस देखते हैं 7 क्वेश्चन। प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विदोहन उत्तरदायी है, क्या यह सच है? समझाइए। सो गाइस प्राकृतिक आपदाओं के लिए जो प्राकृतिक आपदा आती हैं, जैसे भूकंप आ रहा है, जैसे कि सूखा पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही है, या फिर गाइस बाढ़ आ रही है, तो बाढ़ रोकी जा सकती है यदि वन नहीं काटेंगे। तो गाइस इसका कारण कहीं ना कहीं क्या होते हैं? वन होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे, हाँ वो आंसर दे रहा है कि हाँ सच में ये है कि हाँ प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विदोहन भी कुछ हद तक उत्तरदायी है। वनों के विदोहन से वर्षा संभावित होती है। गाइस वनों के वर्षा प्रभावित होती है, होगी कि नहीं होगी हम आपको बताएंगे। वह सूखी स्थिति निर्मित हो जाती है। गाइस जब हम देखते हैं वन ज़्यादा कट जाते हैं तो उससे पेड़ क्या करते हैं? वर्षा को खींचते हैं गाइस, बादलों को खींचते हैं। और गाइस जब वन ही नहीं रहेंगे तो वर्षा कैसे होगी? तो गाइस एक आपदा आ जाएगी, कौन से? सूखे वाली आपदा, सूखा पड़ जाएगा। ये भी गाइस आपदा है जो कि मतलब कि लोगों को बहुत ज़्यादा हानि होती है, सूखे की स्थिति निर्मित हो जाती है इससे। और अतः सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा वनों के विनाश के कारण होती है। यही कारण है कि वनों का विनाश वर्षा को जल प्रवाह तेजी से होता है और इससे बाढ़ आ जाती है गाइस। और दूसरा कारण क्या है? इससे हम देखते हैं यदि जल का प्रवाह कभी कभी क्या होता है, या तो गाइस पानी ही नहीं गिरता है तो सूखा आ जाती है प्रथम प्राकृतिक आपदा। और दूसरी होती है बाढ़। क्या होती है गाइस? बाढ़ का आना, बाढ़ भी आ जाती है गाइस। कभी कभी क्या होता है, जब जहाँ पे जिस क्षेत्र में गाइस वन नहीं होते हैं तो वहाँ का जल प्रवाह बहुत तेज़ी से होता है और वहाँ की मिट्टी भी गाइस उसमें बह जाती है। और जहाँ पे वहाँ तेज़ी से होता है जिससे बाढ़ आ जाती है। और अतः बाढ़ प्राकृतिक आपदा है जो वन का विदोहन का परिणाम है। मतलब गाइस आपको हम समझा दें कि देखिए जहाँ पे जो वन होते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो पौधे होते हैं उनकी मिट्टियाँ, जो जड़ें होती हैं गाइस, वो मिट्टी को गाइस जकड़े हुए रहती हैं, पकड़े हुए रहती हैं। और गाइस जब पानी आएगा, यहाँ से पानी बह करके आता भी है, बाढ़ आता भी है, तो यहाँ की मिट्टी बह करके नहीं जाती है, इसको रोके रहती है। तो बाढ़ आने की संभावना कम होती है इसके कारण। और हमने सूखा भी देखा। सो गाइस आप देख सकते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं वो बारिश करवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये पेड़ लगा हुआ है, ये बादलों को खींच रहा है, जिसके कारण क्या हो रही है, पृथ्वी में बारिश होती है। इस प्रकार गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है, पेड़ के कारण गाइस बाढ़ को भी रोका जा सकता है। जैसे ये गाइस बाढ़ आई हुई है, यहाँ से पानी गिर रहा है, तो गाइस यहाँ की मिट्टी गाइस आसपास की मिट्टी नहीं बहने देंगे पेड़, और गाइस बाढ़ में भी कंट्रोल कर पाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। सो गाइस देखते हैं महामारी कैसे फैलती है, स्पष्ट कीजिए। सो गाइस महामारी फैलने का प्रकोप के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं हम देखते हैं। देखिए महामारी फैलने का प्रथम कारण होता है, देखिए हम यहाँ पे एक आप लिख सकते हैं कवक, बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, मतलब जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक, ये क्या होते हैं, प्रमुख कारण होते हैं। ठीक है, पहला कारण। दूसरा हम लिख सकते हैं गाइस, हम देखते हैं कि जैसे कि अभी देख रहे हैं कोरोना वायरस के कारण फैला हुआ है कि नहीं है ये, तो इसके कारण। और दूसरा गाइस हम देखते हैं, हम डॉक्टर के जाते हैं तो वो क्या करता है, खाद्य पदार्थों पेयजल को बोलता है कि हमें कैसा पानी पीना चाहिए। कभी भी गाइस ज़्यादातर पानी फिल्ट्रेशन वाला पीना चाहिए, या फिर आप गाइस उबाल कर पानी पी सकते हैं। तो गाइस खाद्य पदार्थ को और पेय प्रदूषण को रोकना चाहिए। ठीक है ना, पेय पदार्थों के कारण होती है। और तीसरा गाइस हम देख सकते हैं मौसम में मच्छरों की वृद्धि होने के कारण मलेरिया वगैरह फैल जाता है। और तीसरा देखते हैं हम कभी भी गाइस मतलब कि पर्यटन स्थानों में प्रवासी लोगों की अत्यधिक भीड़। अब गाइस जब भीड़ होगी तो हम देखेंगे कि क्या होगा। हम देखते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी ने क्यों घोषणा की है कि वायरस के टाइम पे, जब कोरोना वायरस है, इसके कारण क्या बोल दिया गया है कि 1 मीटर की दूरी बनाकर रखिए।
तो गाइस बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे चीज़ों से, बहुत सारे रोगों से संक्रमित होते हैं और गाइस हम उनके साथ में बात करते हैं तो गाइस उनका वायरस आकर के हमारे अंदर भी चला जाता है और हमको भी खतरा हो सकता है। तो 4 चीज़ों को आप याद रख सकते हैं गाइस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, एक लाइन आप ये लिख सकते हैं। आप महामारी की यदि बात आती है तो आप यहाँ से ध्यान आपको आ जाएगा कि कोरोना वायरस का टाइम पे देखिए इकाई के कारण फैला है वायरस का ध्यान आते ही आप ये लिख ले जाएंगे कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक के कारण। दूसरा, हम खाना और पानी में परहेज करते हैं अच्छे से जब हमको प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा, हम देखते हैं ज़्यादातर बीमारी कब फैलती है, जब हम देखते हैं मौसम ख़राब होता है, मच्छरों की वृद्धि होती है तो फैल जाती है। चौथा, हम देख सकते हैं प्रवासी लोगों को। हम देख रहे हैं कि अभी भी नरेंद्र मोदी या इस प्रदेश की सरकारों ने क्या किया है, बहुत सारे मंदिर मस्जिद को बंद करवा दिया है। क्यों करवा दिया है? जिससे कि प्रवासी लोगों की अत्यधिक भीड़ ना हो और वहाँ पे बीमारियों को कंट्रोल पर पाया जा सके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है गाइस, आपदा प्रबंधन से क्या आशय है? आपदा प्रबंधन के मुख्य तत्व को बताइए। हमें क्या करना चाहिए आपदा प्रबंधन के समय? आपदा प्रबंधन के प्रमुख कई तत्वों को हमको बताना है। सो गाइस, आपदा प्रबंधन क्या है हम आपको क्लियर हो चुका होगा वैसे तो, कि आपदा प्रबंधन क्रियाकलापों की एक ऐसी श्रृंखला है जो आपदा प्रबंधन हम देखते हैं कि यह पहले से और इससे बात नहीं होती बल्कि एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे के समानांतर चलती है। सो गाइस, आपदा प्रबंधन क्या है? देखिए, जब आपदा आएगी तभी ना हम प्रबंधन करेंगे। आपदा आएगी जब कोई भी प्रॉब्लम होगी, जैसे महामारी फैली हुई है अभी भी, जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो हम गाइस उसका प्रबंधन कर रहे हैं, उसको बचाव के लिए भी कर रहे हैं। तो हमें प्रबंधन, ये गाइस समानांतर चलने वाली, एक दूसरे को समानांतर चलने वाली प्रक्रियाएँ हैं, ना तो गाइस ये आगे चलती है ना पीछे। आप इतना तो आप लिख सकते हैं, मतलब समानांतर चलती हैं, एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। ठीक है, आपदा प्रबंधन के प्रमुख तत्व गाइस, तो आपदा प्रबंधन के हम तत्व बताते हैं। देखिए, आपदा प्रबंधन के यदि तत्व पूछ रहा है तो हमें इनको गाइस 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांट करके अपना आंसर को हम बता सकते हैं गाइस। एक तो आपदा के हमें पहले क्या करना चाहिए, जैसे आपदा नहीं आई है जिस क्षेत्रों में, उस क्षेत्र का गाइस बचाव करना चाहिए। दूसरा, आपदा के समय हमें क्या करना चाहिए, हम उसके बारे में लिखेंगे। और तीसरा, आपदा जाने के बाद गाइस हमें किस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि लोगों की स्थिति खराब हो जाती है, आर्थिक स्थिति, मतलब पैसा ऐसा नहीं रहता है क्योंकि उनको पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका होता है। तो गाइस, आपदा जाने के बाद उसे रोजगार की आवश्यकता होती है ना। और यहाँ पे हम देखते हैं आपदा के समय हमें चिकित्सा की ज़रूरत होती है। आपदा के पहले हमें लोगों को जागरूक करना होता है कि आपदा आने पर हमें कैसे इससे निपटना चाहिए। तो हम 3 तत्वों में अपना आंसर को लिखेंगे। देखिए क्या है यहाँ पे, आपदा के पहले वाला देखते हैं। आपदा के पहले क्या तैयारी करना चाहिए, तो इसके पहले गाइस अंतर्गत समुदाय के आपदा के प्रमुख प्रभावी निपटने के लिए पहले से तैयारी की जानी चाहिए। जैसे कि गाइस समुदाय के लोगों को जागरूक करना और शिक्षा देना कि आपदा आती है तो हमें क्या क्या किस पर गाइस क्या करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं हमें दूसरों से बच के रहना चाहिए। आपदा गाइस हम देखते हैं कोरोना वायरस जहाँ पे नहीं भी फैला था तो वहाँ भी क्या कर दिया गया था, लॉकडाउन कर दिया गया था। आप ध्यान रखिए तो ये आंसर जल्दी याद हो जाएगा, है ना। अभी देख रहे हैं अपन वायरस के टाइम पे, तो गाइस नहीं भी फैला है उस वाले टाइम पे भी जागरूक किया गया है, लोगों को शिक्षा दी गई है। तो दूसरा, हम समुचित चेतावनी प्रणाली, गाइस लोगों को बता देना चाहिए कि ये वाली आपदा फैली हुई है और हो सकता है हमें यहाँ पे भी आ जाए और हमको भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसकी चेतावनी दे देनी चाहिए। तीसरा हम देखते हैं पारस्परिक सहायता की व्यवस्था, लोगों को सहायता देना चाहिए। लोगों को, आसपास के लोगों को पारस्परिक सहायता की व्यवस्था करवाई जानी चाहिए। तो 3 चीज़ हम देखे हमने देखा आपदा के पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। एक तो गाइस जागरूकता और शिक्षा, दूसरा हम देखते हैं चेतावनी दे देनी चाहिए और तीसरा पारस्परिक सहयोग। इन 3 चीज़ हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपदा के पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। अब देखते हैं गाइस हम आपदा के समय हमें क्या करना चाहिए। आपदा के समय गाइस राहत और जवाबी कार्यवाही क्या करना चाहिए। इसके अंतर्गत हम देखते हैं, इसके अंतर्गत आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं। जैसे चिकित्सा और शिविर की व्यवस्था करना। गाइस जहाँ पे आपदा अब आ ही गई है तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ के लोगों को चिकित्सा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि गाइस जैसे कोरोना वायरस अब फैल चुका है जहाँ पे भी, तो वहाँ पे लोगों को चिकित्सा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और वहाँ के
लोगों को संसाधन जुटाना चाहिए। जैसे कहीं भूकंप आ जाता है तो हम देखते हैं, या फिर सुनामी आ जाती है गाइस, तो सुनामी में भी क्या होता है, बहुत सारे लोग गंदा कचरा चढ़ा मलबा वलबा गाइस समुद्र के बाहर आ जाता है और वहाँ पे बीमारी फैलने की बहुत ज़्यादा आशंका रहती है। तो गाइस बीमारी फैल गई है तो हमें चिकित्सा और शिविर की सबसे ज़्यादा पहले व्यवस्था करना चाहिए। आप देख सकते हैं इस प्रकार एक आपदा, एक महामारी है, उस टाइम गाइस इस प्रकार सरकार को ये सारी व्यवस्था करवानी चाहिए। जैसे बेड की व्यवस्था, लोगों को उपचार के लिए बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, तो इन सब की व्यवस्था होनी चाहिए आपदा के साथ। अब देखते हैं गाइस आपदा जब चली जाती है तब हमें क्या करवाना चाहिए, इनके बारे पर आगे पढ़। सो गाइस हम देखेंगे आपदा के बाद हमें क्या करना चाहिए। जैसे ही आपदा खत्म टल जाती है गाइस, तो उस समय गाइस लोगों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है आपको पता है, उनको गाइस उनकी मानसिकता चेंज करना, उसी को बारे में ना सोचें और गाइस अपना काम धंधा करें, ठीक है ना। सामान्य जीवन स्तर को लौटाने और पुनर्वास की व्यवस्था करना चाहिए। जैसे भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ चले गए थे, तबीयत खराब हो जाने के कारण, महामारी आपदा आ जाने के कारण लोगों को गाइस फिर से गाइस जब आपदा खत्म हो जाती है तो आपको वहीं पे उनके निवास स्थान पर लोगों को लौटा देना पहला काम। इसके अंतर्गत रोजगार के वहाँ पे अवसर देना, क्योंकि लोगों को आर्थिक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना जहाँ पे आपदा आई हुई थी, तो गाइस रोजगार के अवसर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोरोना टाइम पे गाइस क्या हुआ, लोगों को काम नहीं मिला। लोगों का कोरोना टाइम के कारण लॉकडाउन रहा और लोगों का काम धंधा चौपट हो चुका था। तो गाइस इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है आपको, इसीलिए सरकार ने क्या किया, कुटी निकाल दी और गवर्नमेंट ने कुटी निकाली, जिससे कि लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले और लोग गाइस फालतू में ना घूमें। और यदि फालतू में बैठे रहते हैं तो उसी के बारे में सोचते भी रहते हैं और उनके पास गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस समय पैसों की होती है। तो आर्थिक सहायता उनको उपलब्ध कराना चाहिए। तो गाइस इस इतने बड़े आंसर को गाइस हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप 3 कैटेगरी में बांट करके, कैसे आपदा के पहले वाला टाइम, आपदा के पहले, आपदा के समय, आपदा के बाद। तो इनमें अपन ये तीन चीज़ें तो आप याद रख ही ले जाएंगे। मतलब कि देखिए गाइस कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक तो पहले क्या करना चाहिए, सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा, चेतावनी, जब तक आपदा नहीं आई है चेतावनी देना, जागरूक रखना और पारस्परिक सहायता, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें आप याद रख सकते हैं। इसमें गाइस जब आपदा आ चुकी है तो आप सोच के देखिए उस टाइम पे क्या करेंगे आप, शिविर की व्यवस्था बनाना और संसाधन जुटाना लोगों को। और गाइस हम तीसरी चीज़ हम देख सकते हैं इनमें, और गाइस हम देखते हैं जब आपदा चली जाती है तो उस टाइम पे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। तो गाइस आप खुद यदि निरीक्षण करके देखिए कि यदि आप उस समय के अधिकारी हैं तो आप क्या करेंगे। मतलब कि देखिए पहले तो हम जब तक जहाँ पे आपदा नहीं आई है वहाँ लोगों को जागरूक करवाएंगे, बताएंगे कि ऐसी ऐसी आपदा आ सकती है और ऐसी प्रॉब्लम हो गई है ना, ठीक। और दूसरी चेतावनी देना, लोगों को बता देना। तीसरी पारस्परिक सहायता देना, और जब आ गई है तो संसाधन जुटाएंगे और शिविर की व्यवस्था करेंगे। रोजगार के अवसर ढूंढना और आर्थिक सहायता करना आपदा के बाद। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए और फिर क्या करना चाहिए, इसके रोकथाम और दुष्प्रभाव को कम करने के लिए योजना बनाना। जैसे कि गाइस अब आपदा चली गई है तो उसको कम करने के लिए, उस दुष्प्रभाव जो हानि हुई है उसको हम उसके दुष्प्रभाव को कैसे रोकेंगे। आपदाओं की गंभीरता तथा उनके प्रभावों को कम करने के लिए हमें क्या क्या काम करना चाहिए जब आपदा चली जाती है। तो भूमि उपयोग की योजना तैयार करना और जोखिम क्षेत्रों को बसाहट से रोकना। जैसे ही गाइस आपदा चली गई है तो गाइस दोबारा ना आए। जैसे कि हम देखते हैं जहाँ पे गाइस भूमि का स्खलन होता है तो उस वाले क्षेत्रों में गाइस वहाँ पे लोगों को ना बसाएं और भूमि के उपयोग की योजना बनाना कि जहाँ गाइस हमने लोगों को तो नहीं बसाया, वहाँ से हटा दिया लोगों को। जैसे बाढ़ आती है, बाढ़ वाले क्षेत्र से लोगों को, ये भी आपदा है। और जहाँ पे बाढ़ आती है गाइस तो एक तो वहाँ से आगे अपन ने आपदा के पहले, आपदा के बाद और आपदा के समय, मतलब बाढ़ आई तो आपने आपदा के समय लोगों को हटा दिया। जो लोग बीमार पड़ गए थे सर्दी के कारण, लोगों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, उनको शिविर में बैठाया। और तीसरा हमने देखा उनको गाइस जैसे ही ख़त्म हो गई, बाढ़ चली गई तो लोगों को वहीं भेज दिया। लेकिन गाइस अब उसके बाद हमें क्या सोचना चाहिए कि गाइस वहाँ पे हो सकता है दोबारा भी बाढ़ आ जाए, क्योंकि नदी के किनारे गांव बसे हुए थे। तो गाइस उसके उपयोग की योजना बनाना, वहाँ से लोगों को बसाहट से गाइस रोकना, और साथ में जब वो भूमि गाइस फालतू पड़ी है तो उसका क्या उपयोग करना चाहिए। हो सकता है वहाँ से गाइस आप नहर का वहाँ का पानी उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
सो डियर स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दीर्घ से क्वेश्चन करेंगे। बाढ़ आपदा के लिए उत्तरदायी कारक है, वर्णन करते हुए इसके नियंत्रण और उपाय बताना है हमको। बाढ़ के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं आगे हमें ये बताना है, और फिर इसे कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। तो गाइस, जैसे फर्स्ट कारण, बाढ़ किसके कारण भी आती है। देखिए आप यहाँ पे बांध बना हुआ था, और गाइस अचानक यदि बांध होता है, बांध कैसा होता है गाइस, कहीं भी क्षेत्र में गाइस जब वो नदी जाती है, हम देखते हैं किसी क्षेत्र से नदी बहती हुई जाती है और बीच में क्या कर दिया जाता है, बांध बना दिया जाता है। बांध बना दिया जाता है गाइस, मतलब यहाँ पे इकट्ठा उसको बांध दिया जाता है, पानी को कलेक्ट किया जाता है, और गाइस जिससे कि आसपास की सिंचाई व्यवस्था और बिजली का उत्पादन भी होता रहता है। तो गाइस कभी कभी क्या होते हैं, यही बांध गाइस यहाँ पे बना हुआ था, और इसके अचानक टूटने से क्या होता है, इकट्ठा गाइस पानी फिर बाहर निकल जाता है, फैल जाता है, इससे भी बाढ़ आ जाती है। गैस यही लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे बाढ़ आने का क्या कारण है। एक तो गैस तट बांध का टूटना, बराज का टूटना, ठीक है ना, एक यही कारण है गैस। देखते हैं यहाँ पे भारत में तटबंध टूटने से बराज से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ आती है, ठीक है ना, एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण देखते हैं, नदियों में गाद की दर बढ़ना। हम देखते हैं हिमालय क्षेत्र में बहने वाली नदियों में मिट्टी तथा गाद के साथ घुल कर के बह कर के मैदान के एवं समुद्र तटीय में जमा हो जाती है, जिससे बाढ़ आ जाती है। तो गाइस इसमें क्या होता है, हिमालय से हम देखते हैं बहुत सारी नदियाँ आती हैं। नदियों के आने से गाइस वहाँ की मिट्टी भी बह के आ जाती है पानी के साथ, और पानी के साथ गाइस क्या बह के आ जाता है, गाद भी बह करके आ जाती है। और गाइस ये गाद हम जानते हैं, जहाँ पे पानी गाइस छोड़ा जाता है नदियों के द्वारा, तो वहाँ पे क्या होती है, जम जाती है। जैसे मिट्टी यहाँ से जैसे हम जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, आपको पता होगा, है ना, तो जहाँ भी आ रही है तो वहाँ जम जाएगी, और गाइस जम जाने के कारण हम देखते हैं यहाँ से मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। और गाइस जब यहाँ पे पानी नहीं निकलेगा, यहाँ से सीधे नहीं गिरेगा, जैसे यहाँ बंगाल की खाड़ी से बहने वाली नदियाँ पश्चिम बंगाल में गिरती हैं जा करके, ठीक है ना, पश्चिम मतलब कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, हिमालय से आती हुई नदियाँ। तो गाइस हिमालय की नदियाँ जब यहाँ पे आएंगी तो यहाँ से जलोढ़ मृदा भी बहा करके लाती हैं, उनके साथ में गाद भी बहा के लाती हैं। वह गाद गाइस अवरुद्ध कर देती है मार्ग नदियों का, और वहाँ पे क्या हो जाती है, जम जाती है, जिससे बाढ़ आ जाती है। दूसरा हम देखते हैं गाइस, दूसरा देखिए भूस्खलन के कारण भी ऐसा होता है, मतलब कि भूस्खलन होना। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन द्वारा नदी का मार्ग अवरुद्ध होने से जलाशय बन जाते हैं, और फिर अचानक उनके टूटने से प्रलयकाली बाढ़ आती है। सो गाइस कैसे होता है भूस्खलन, देखिए कहीं पे भी आप मान लीजिए यहाँ पे गाइस पहाड़ था, और पहाड़ में हम देख रहे हैं यहाँ से क्या होती हुई नदियाँ निकलती हुई जा रही हैं, और गाइस यहाँ भी गाइस पर्वत क्षेत्र पड़ रहा है, तो हम देखते हैं यहाँ से जो नदियाँ निकल रही हैं, बह रही हैं, हो सकता है यहाँ की मिट्टी अचानक आकर के इस मिट्टी में गिर जाए, और गाइस यहाँ का मार्ग अवरुद्ध हो जाए। जब यहाँ पे मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा तो फिर क्या होगा गाइस, यहाँ का मार्ग अवरुद्ध हो गया, यहाँ से क्या निकल रही थी, नदियाँ निकल रही थी, पानी निकल रहा था। जब ये मार्ग अवरुद्ध हो गया तो इसके कारण क्या होता है, वहाँ का बाढ़ आ जाती है, मतलब वहाँ पे अब जलाशय बन जाएगा। जहाँ से गाइस नदी निकल रही थी वहाँ का क्या गहरा गड्ढा बना लेगा, पानी गहरा गड्ढे के रूप में बना लेगा, और गाइस ये गहरा गड्ढा जब फूटेगा ना तो फिर क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाइस यहाँ पानी पूरे में फैल जाएगा, ठीक है। तो भूस्खलन भी इसका कारण है। तो गाइस यह था भूस्खलन। देखिए यहाँ से क्या रोड बनी हुई थी गाइस, हो सकता है यहाँ से नदी निकलती गाइस, तो यहाँ पे क्या हो जाता, एकदम से गाइस मिट्टी गिरने लगती है और भूस्खलन हो जाता है। इससे गाइस मार्ग गाइस अपन चौथा कारण देखते हैं। चौथा कारण देखेंगे, सड़क के निर्माण से कार्यों से पानी के निकास में व्यवधान होना। तो गाइस हम देखते हैं कभी कभी सड़क बन रही होती है, और सड़क के निर्माण से वहाँ का जो नदियों का पानी आता है, देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण पर वन कटाई से पहाड़ों की भूमि अस्थिर हो जाती है, जिससे वहाँ पे क्या होती है, बाढ़ आने की संभावना रहती है। सड़क निर्माण में गाइस हम देखते हैं पहाड़ी क्षेत्र में कोई सड़क बन रही है, वहीं से नदियाँ जा रही हैं, तो वहाँ का मार्ग क्या हो जाता है, अवरुद्ध कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और गाइस हम देखते हैं जब ये पानी भर जाएगा तो क्या होगा, वन की कटाई से भूमि अस्थिर हो जाती है और बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके बाद देखते हैं गाइस, नदियों में
नदियों में निर्मित बांध में तलछट भरना। निर्मित जो बांध हैं गाइस नदियों में, निर्मित बांधों में तलछट का में बाढ़ आ जाती है गाइस। वही बात है कि यहाँ से कोई नदी निकल रही है और यहाँ पे क्या बना दिया गया, बांध बना दिया गया, ठीक है ना। यहाँ नदी का पानी आता है तो गाइस यहाँ से हम देखते हैं बहुत सारी नदियाँ मिट्टी मृदा और साथ में गाइस बहुत सारी गादाद लेकर के आती हैं। गाइस ये धीरे धीरे जमा होने लगता है इसके तलछट में, और गाइस जब तलछट में जमा हो जाएगा और सीधे पानी यहाँ नहीं गिरेगा तो फिर क्या होगा, फिर बाढ़ आने की, जब यहाँ पे पानी रोक दिया जाएगा, एक प्रकार से यहाँ से पानी रोक दिया जाएगा तो क्या होगा, ये पानी रोका हुआ गाइस फैलेगा बाहर कि नहीं फैलेगा और बाढ़ आ जाएगी। अब गाइस हम देखते हैं, हमने यहाँ पे 5 कारण देख लिए हैं बाढ़ आने के। पहला कारण हमने देखा था गाइस, पहला कारण देखा था हमने कि मतलब कि बांध का टूटना, जैसे कोई बांध बना था और उसका अचानक क्या हो जाना, टूट जाना, जिससे कि बाढ़ आ जाती है। दूसरा कारण क्या देखा था गाइस, भूस्खलन थे, भूस्खलन का गिरना और टूटना नदी मार्ग पर, दूसरा कारण देख लिया था। तीसरा कारण क्या देखा था, सड़कों पे हम देख रहे थे सड़क निर्माण से भी बाढ़ आ जाती है पहाड़ी क्षेत्र में। नदियों में निर्मित बांधों में तलछट जमा हो जाना, 5वां कारण देखा था गाइस। इसके बाद अपन देखते हैं, अब देखते हैं गाइस नदियों में बाढ़ नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, नदियों के ऊपरी क्षेत्रों में अनेक जलाशय बनाए जा सकते हैं। गाइस हम देखते हैं जो नदी हैं, जहाँ से नदी निकल रही हैं, यदि हम वहाँ पे छोटे छोटे जगह जलाशय बना देते हैं तो वहाँ पे हमेशा के लिए पानी भी रहेगा आसपास के लिए, और क्या हो जाएगा, बाढ़ भी नहीं आएगी जल्दी, क्योंकि जब वहाँ पे पानी भरने के लिए जगह रहेगी तो गाइस पानी बाहर क्यों निकलेगा, है ना। जैसे कि हम देखते हैं यदि कहीं जहाँ से नदी निकल रही है वहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है तो हम देखते हैं वहाँ पे यदि हम जलाशय बना देते हैं तो पानी भरने की संभावना रहेगी। जब यहाँ से पानी आराम से चला जाएगा तो फिर क्या, बाढ़ आने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा कारण, नदियों के संग्रहण क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। मतलब कि जहाँ पे गाइस हम देखते हैं, जहाँ पे हम डैम बनाते हैं, जहाँ पे नदियों का गाइस संग्रहण होता है पानी का, तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे वृक्षारोपण ज़्यादा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए गाइस, वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़े रहती हैं, तो गाइस वहाँ की मिट्टी जब बहेगी नहीं तो गाइस भूक्षरण भी नहीं होगा और क्या होगा, वहाँ पे बाढ़ जल्दी नहीं आ पाएगी। दूसरा क्या कर सकते हैं गाइस, इसके लिए हम तीसरा, हाँ, संग्रहण क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण, तटोबंध में सुरक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। गाइस हम देखते हैं जैसे नदियाँ जा रही हैं वहाँ पे गाइस यदि तटों में मृदा जम रही है, जलोढ़ मिट्टी आ रही है गाइस, तो वहाँ पे ध्यान दिया जाना चाहिए सुरक्षा का, कि वहाँ का पानी सप्लाई हो पा रहा है कि नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो 3 कारण हमने देखे। पहला कारण जल्दी से रिपीट करिए गाइस। पहला कारण हमने देखा कि ऊपरी जलाशयों का निर्माण करवाना नदी के पास जहाँ पे पानी का बहाव हो रहा है। दूसरा कारण वृक्षारोपण करना। तीसरा कारण गाइस आप ध्यान दे सकते हैं, सुरक्षा की ओर ध्यान देना जहाँ पे जलाशय है। तो 3 कारण यदि आप याद रख ले जाते हैं गाइस, एक कीवर्ड के रूप में है तट बांधों की सुरक्षा करवाना, ये ठीक है ना। इनका ये 4 कारण को याद रख ले जाते हैं तो आप पूरा आंसर आसानी से लिख ले जाएंगे। और उन 4 कारणों को, मतलब 5 कारण वो किसके कारण, वो मतलब कि जब बाढ़ कैसे आती है उसके कारण क्या है। एक तो बांध टूटना, तो बांध टूटेगा गाइस तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे आसपास हमें तो वृक्षारोपण करना चाहिए, ठीक है ना। इससे रिलेट कर ले सकते हैं अपन। गाइस इनकी सुरक्षा करना, इन बांध बनाए गए हैं तो ध्यान रखना तट बांधों का, ठीक है ना। और जलाशयों का निर्माण करवाना है कि नहीं है, इनसे रिलेटिव। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। रासायनिक आपदा क्या है, प्रमुख रासायनिक आपदाओं के उदाहरण देते हुए उनके रोकथाम के उपाय बताइए। तो गाइस रासायनिक आपदा क्या होती है, रासायनिक आपदा एक प्रकार की गाइस प्राकृतिक आपदा ना होकर के एक मानवकृत आपदा है, ठीक है ना। इसका उदाहरण देना है रोकथाम के। देखिए औद्योगिक तथा रासायनिक आपदा मानव प्रदत्त आपदा है, पहला नंबर। दूसरा, इनकी शुरुआत बड़ी तेज़ी से बिना किसी चेतावनी के हो सकती है। हम देखते हैं गाइस जो आपदा होती है वो अचानक आती है, और अचानक के साथ साथ गाइस इसका परिणाम हमेशा क्या होता है, जन धन की हानि होता है, ठीक है ना। तो गाइस ये रासायनिक आपदा, मानवकृत आपदा अभी हम देख रहे थे वो कैसी आपदाएं थी, प्राकृतिक आपदाएं थी, ठीक है। इस
उसमें मानव के द्वारा मानव की थोड़ी सी भूल के कारण गैस बहुत बड़ी हानि भुगतनी पड़ती है सभी को। देखिए रासायनिक आपदा ये बिना चेतावनी के आती है, इतना तो आप लिख सकते हैं। ये मानव कृत आपदा है, इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। और तेज़ी से आना ये तो आपको पता ही होता है। तो देखिए गाइस ये है मानव रासायनिक आपदा, आप देख सकते हैं। ये घटना है गाइस, ये घटना है रासायनिक गैस रिसाव की 3 दिसंबर 1984 की। देखिए क्या होता है, भोपाल में एक फैक्ट्री गैस के रूप में लिखी थी, यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होता है इस वाली कब वहाँ पे, ठीक है ना। और गैस इस रिसाव के कारण पता है यह एक रासायनिक रिसाव था, मतलब रासायनिक गैस का रिसाव होता है। और गैस वहाँ का वातावरण पूरा क्या हो जाता है, प्रदूषितमय हो जाता है, लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो ये था गाइस वहाँ का हाल। देखिए ये बच्चे बैठे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत से लोग मारे गए थे इस आपदा के कारण, अपने आप उनकी मौत होने लगती है, उनको सांस लेने में तकलीफ को देख सकते हैं। 1984 में भोपाल में घटने वाली यह सबसे विनाशकारी औद्योगिक रासायनिक आपदा है। यह त्रिसादी गैस जो आई थी, ये घटना हुई थी, यह प्रौद्योगिक परिणाम, ये किसका परिणाम थी गैस, प्रौद्योगिकी का परिणाम थी, मतलब कि वहाँ पे प्रौद्योगिकी घटना का परिणाम थे। इसमें क्या हुआ था, हाइड्रोजन तथा आइसोसाइनेट उच्च अभिकृत उत्पादों सहित 45 टन मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस, कौन सी गैस है, आप ये याद रखना, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, एक बहुत ज़्यादा जहरीली गैस थी, जिसके कारण गैस कार्बोहाइड्रेट के कीटनाशक भी इसमें थे। कार्बोहाइड्रेट के कीटनाशक कारखानों में रात को 12 बजे गैस यह गैस का रिसाव हुआ और हवा के साथ वह बह गई। इससे सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसमें लगभग 36,000 लोग मारे गए और अनेक रोगग्रस्त हो गए। तो गैस सोचिए आप, 36,000 लोग मारे गए थे इस घटना के कारण। क्या हुआ था यहाँ पे, आपको ये वर्ड क्लियर कर दें तो प्रौद्योगिकी घटना थी, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ था, हाइड्रोजन तथा आइसोसाइनेट सहित 45 टन मिथाइल आइसोसाइनेट का जहरीली गैस का रिसाव था, ठीक है ना। और इसमें कार्बाइड और कीटनाशक कारखाने में ये हुआ था, जिसमें कि 12 बजे लगभग इसका रिसाव प्रारंभ हुआ था। इसके रोकथाम के उपाय क्या थे गाइस, इसके रोकथाम यदि कभी भी आती है तो क्या करना चाहिए, देखिए अग्निरोधक प्रणाली के सुधार करना चाहिए। जो गाइस हम देखते हैं जहाँ पे वहाँ पे आग न लग सके, इस प्रणाली का रोधक चेतावनी का प्रणाली का गाइस सुधार किया जाना चाहिए कि किसी भी हालत में वहाँ पे ऐसे पदार्थ ना रखे जाएं। दूसरा गाइस, जहरीले पदार्थों के भंडारण की क्षमता सीमित ही रखा जाए, मतलब जैसे जो जहरीले पदार्थ हैं, जैसे वहाँ पे जहरीली गैस निकली थी जिसकी क्षमता सीमित रखी जाए, ज़्यादा गैस जहरीली चीज़ें ना होना चाहिए। तीसरा, उद्योगों के लिए बीमा तथा सुरक्षा संबंधी कानूनों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। गैस वो ऐसी गलतियां ना हो कि जिससे गैस लोगों को हानि हो। गैस फैक्ट्री बस चली जाती कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी गैस, इसमें 36,000 लोग मारे गए थे। तो गैस सुरक्षा का संबंधी कानून का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। किसी भी हालत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी देख रेख ना करें, कहीं ना कहीं उन लोगों की गलती ही रही होगी जिसके कारण गैस इतना बड़ा नुकसान के साथ साथ गैस जनधन की हानि हुई। मतलब कि कोई ना कोई भूल की होगी उन्होंने, मतलब वो लोग रखे हुए थे गैस मतलब कि कीटनाशक भी रखा हुआ था और गैस 12 बजे उसका रिसाव शुरू हो गया। गैस तो ऐसे में देखते रहना चाहिए ना कि कहीं पे कौन सी गैस का रिसाव हो सकता है। अपने जो चीज़ें हैं उसमें जो रखी हुई गैस है वो अच्छी सेफ्टी से रखी है कि नहीं रखी है, हो सकता है फट जाए तो क्या होगा, यही बताया गया है इसमें गैस क्वेश्चन आंसर में। देखिए अग्निरोधक चेतावनी देना चाहिए, जहरीले पदार्थों का कम से कम भंडारण करना चाहिए और गैस उद्योगों के बीमा संबंधी सुरक्षा संबंधी नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। देखिए खतरनाक रसायनों के उपयोग, भंडारण तथा बचाव से संबंधित जानकारी आम नागरिकों को पहुंचाया जाना चाहिए। और गैस जैसे हम देखते हैं जो खतरनाक रसायन हैं उनकी जानकारी सबको दे देनी चाहिए, जिससे कि गैस लोगों को यदि कोई प्रॉब्लम होती भी है
तो वो अपना इलाज वो गाइस उसका बचाव कर सके उससे एक प्रकार से। देखिए गाइस ये फैक्ट्री थी, ठीक है ना। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का कम से कम 12 बजे रात के रिसाव शुरू हुआ। और गाइस वो गैस ऐसी थी, अब गैस तो गैस होती है, वो हवा के साथ बह गई। और गाइस बह कर के क्या किया उसने, पूरे जो यहाँ के जो लोग थे गाइस, जहाँ जहाँ लोग सांस ले रहे थे, लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी। सो गाइस देख सकते हैं, अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाला। यहाँ पे 3 लिखा है, तीसरा वाला 3 वाला क्वेश्चन है। देखिए, भूकंप आपदा का अर्थ बताते हुए भारत में भूकंप क्षेत्र का वर्णन करना है। तो भूकंप आपदा का अर्थ बताना है कि क्या है भूकंप और उसका कहाँ कहाँ हमारे भारत में आता है, हमको ये भी बताना है। देखिए, भूकंप एक ऐसा संकट है जो अचानक प्रभावित करता है गाइस, अचानक आता है और लोगों को बहुत ज़्यादा जनधन की हानि होती है, प्रभावित करता है। भूकंप किसी समय अचानक गाइस बिना किसी चेतावनी के आता है। और भूकंप वह घटना है जो जिसके द्वारा गाइस भूपटल में हलचल होती है, मतलब भूमि की ऊपरी सतह में गाइस हलचल होती है तथा कंपन होता है। भूकंप का प्रभाव कंपन तरंगों के रूप में होता है। जैसे जैसे तरंग केंद्र से की ओर जाती हैं और उनकी शक्ति और तीव्रता से गाइस उनका ह्रास होता है। जैसे जैसे भूकंप की तरंगें गाइस केंद्र की ओर जाती हैं तो उनकी शक्ति और तीव्रता का ह्रास होता है। भूकंप को हमने क्या देखा गाइस, यही एक प्रकार का क्या हो जाता है, इसमें कंपन होता है, तरंगों का कंपन होता है। और जैसे जैसे यह भूकंप केंद्र की ओर जाता है, इनकी तीव्रता का और शक्ति का क्या होता है, ह्रास होता है। और भूकंप कैसा आता है गाइस, अचानक आता है। और पृथ्वी पर ऊपरी पटल पर क्या होती है गाइस, हलचल होती है। गाइस हम देखेंगे देश में भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं गाइस, हम देखते हैं जहाँ पे सर्वाधिक भूकंप आता है। तो हम यहाँ पे डायग्राम लगाए, मैप लगाए हुए हैं गाइस, उसकी सहायता से हम देखते हैं। देखिए, हिमालय जिसके अंतर्गत तक हिमालय प्रदेश में उत्तराखंड, बिहार तथा पूर्वोत्तर प्रदेशों में शामिल है। जिसके अतिरिक्त कच्छ कोंकण तट भी अधिक खतरा प्रभावित क्षेत्र है। तो गाइस आप मैप में बता देते हैं आपको, फिर पढ़ लेते हैं अपन। देखिए, ये जो रेड वाला हिस्सा बना हुआ है गाइस, यहाँ पे गाइस जो उत्तर पूर्वी भारत है, यहाँ पे गाइस सर्वाधिक भूकंप आता है और बहुत तीव्रता से भूकंप आता है जब भी आता है, ठीक है ना। इसके बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कच्छ का इलाका है, मतलब हमारा पश्चिम साइड का गुजरात के कच्छ का इलाका है गाइस, यहाँ पे भी बहुत तेजी से भूकंप आता है। रिएक्टर स्केल है भूकंप मापन के लिए, यहाँ पे गाइस 5वें नंबर का जोन का भूकंप आता है। देखिए, यहाँ भी जम्मू कश्मीर के यहाँ, ये है जम्मू कश्मीर गाइस, ये है उत्तराखंड वाला इलाका, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भूकंप आता है। ये सिक्किम पास के बाद गाइस हम देखते हैं यहाँ पे यूपी वाला इलाका है। और ये है गाइस यहाँ का इलाका जम्मू कश्मीर का। तो यहाँ पे गाइस बहुत तेज़ी से भूकंप आता है। इसके बाद हाँ, यही भूकंप आता है। फिर गाइस हम देखते हैं ये दूसरे नंबर का इलाका है, मतलब कि देखिए ये वाला जो येलो कलर का जो बना है ना, वहाँ पे गाइस, वहाँ पे हम देखते हैं, सॉरी येलो नहीं, देखिए ये ऑरेंज कलर का, ये 4th नंबर का जोन है। ये जो ऑरेंज कलर का बना हुआ है गाइस, वो 4th नंबर का जोन है, मतलब भूकंप क्षेत्र का। तो गाइस हम देखते हैं ये वाला जो ऑरेंज कलर का, मतलब पूरा अपन देखते हैं, ये पूरा अपना जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से होते हुए ये वाला इलाका, यहाँ पे जब भी भूकंप आता है वो दूसरे नंबर पे, मतलब कि चौथे नंबर पे आता है, चौथे नंबर रिएक्टर स्केल में। और गाइस सबसे ज़्यादा 5वें नंबर के जोन में जो भूकंप आता है, इसको जोन रिएक्टर स्केल से मापा जाता है गाइस। तो वो जो स्केल है उसके 5वें नंबर का भूकंप आता है यहाँ पे। और ये वाला गाइस 4 नंबर का भूकंप आता है, ठीक है ना। ये यहाँ का भी क्षेत्र आ जाता है, देखिए ये गोवा वाला इलाका भी आ जाता है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इस वाले यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद जो येलो कलर का क्षेत्र है वो तीसरे नंबर का भूकंप आता है, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा कम वाला, ठीक है ना। ये वाला इलाका देखिए, ये वाला जो अपन देखते हैं जो कोंकण तट वाला इलाका है, ये यहाँ पे हम देख रहे हैं महाराष्ट्र है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है, केरल है, और ये गाइस आंध्र प्रदेश वाला इलाका वो पूरा आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ये वाला इलाका यूपी वाला क्षेत्र भी पूरा आ जाता है, ठीक है ना। हमारा मध्य प्रदेश बीच में है, काफ़ी सेफ्टी में रहता है। इसके बाद हम देखते हैं जो ग्रीन जोन वाला इलाका है, मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से भूकंप नहीं आता है रिएक्टर स्केल में,
कभी आता भी भूकंप है तो ज़्यादा इसके प्रभावित नहीं होते। अब देखते हैं गाइस, यहाँ पे पढ़ते हैं अपन। देखिए यही लिखा है, इसके हिमालय और हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर बिहार, पूर्वोत्तर प्रदेशों में शामिल इसके कच्छ कोंकण तट में भी बहुत प्रभावित करता है ये क्षेत्र। मध्य वाला गाइस, बीच वाला कौन सा है, तो बीच वाला हम देखते हैं ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा भूकंप आता तो है पर ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। जैसे मध्य प्रदेश का इलाका है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सामान्यतः कम प्रभावित वाले क्षेत्र हैं। अन्य भागों में उच्चतम खतरनाक के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं। सो गाइस हमने देखा यहाँ पे, हमने मैप में पहले ही बता दिया है। जो देखिए ये वाला इलाका है वो सर्वाधिक भूकंप वाला है, ये मध्यम वाला इलाका है। और गाइस हम देखते हैं ये वाला, ये बहुत मध्यम वाला इलाका है, बहुत कम ही भूकंप आता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंध्र प्रदेश आ जाता है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, है ना, और ये कर्नाटक वाला क्षेत्र भी आ जाता है कुछ। और गाइस हम देखते हैं गुजरात पे सर्वाधिक आता है। गुजरात के बाद गाइस ये महाराष्ट्र का थोड़ी सा इलाका है। और गाइस हम यहाँ पे अब आगे चलते हैं अपन आपदा प्रबंधन पर। गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 4 या कि 5 है। आपदा प्रबंधन पर एक लेख लिखिए। क्या है आपदा प्रबंधन के बारे में गाइस, हम 9 वाले क्वेश्चन, जो 9वां क्वेश्चन लगाए थे आपदा प्रबंधन के बारे में सब कुछ बताया था। इसके बारे में हमने 3 भागों में बांटा था, आपको ध्यान हो तो। आपदा के पहले क्या करना चाहिए, आपदा के समय क्या करना चाहिए और आपदा के बाद क्या करना चाहिए। तो हमने इसकी सबके गाइस 2-2 चीज़ हमने लिखवाए थे, इसके लिखे थे आपने। आपदा के समय क्या करना चाहिए वही आपको लिखना है यहाँ पे कि आपदा के समय हमें क्या करना चाहिए। तो सॉरी, आपदा के पहले क्या करना चाहिए, चेतावनी दे देनी चाहिए पहले तो, और लोगों को जागरूक बना देना चाहिए। आपदा के समय गाइस उनके, यदि आपदा आ ही गई है तो चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए और उस वहाँ पे संसाधन उपलब्ध करवाना चाहिए। और आपदा के बाद हमने देखा था रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए। रोजगार के साथ साथ क्या करना चाहिए गाइस, आर्थिक लाभ देना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता है। इसके बाद हमने देखा था इसके दुष्परिणाम को किस प्रकार खत्म किया जा सकता है। तो इसके दुष्परिणाम भी देखे थे गाइस हमने। क्या देखे थे इसके दुष्परिणाम में, हमने देखा था गाइस, क्या देखा था 9 को आपदा प्रबंधन के समय हमने देखा था गाइस इसके दुष्परिणाम में कि यदि जिस क्षेत्र में गाइस आपदा आने का चांस है, मतलब कि, तो वहाँ पे गाइस हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे लोग फिर से ना बसें, ये भी करवाना चाहिए। और दूसरा हमने देखा था कि यदि जो खाली जगह है जहाँ पे गाइस लोग बसे हुए थे, वहाँ पे यदि खाली कर दी गई है, जैसे अब गाइस क्या है, बाढ़ भी एक आपदा है और हमेशा यदि बाढ़ आती रहती है वहाँ पे, तो वहाँ पे लोगों को नहीं बसाना चाहिए। वहाँ पे कोई जल क्षेत्र बना दीजिए, जलाशय बना दीजिए, है ना, तो ये हो सकता है। इसके बाद अपन देख लेते हैं यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, आगे आप वो लिख सकते हैं। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1993 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी। कब हुई थी गाइस, 1993 में और ब्राज़ील में। तो गाइस हमने देखा आपदा प्रबंधन की स्थापना 1993 में हुई थी। भू शिखर सम्मेलन समझौता भी गाइस ब्राज़ील में मई 1994 में किया गया था। याको जापान में होम तथा आपदा प्रबंधन पर संगोष्ठी का प्रयास प्रमुख रहा। जापान में आपदा प्रबंधन संगोष्ठी हुई थी और ब्राज़ील में भू शिखर सम्मेलन 1994 में याको होम में हुआ था जापान के, ठीक है। और ब्राज़ील में आपदा प्रबंधन की स्थापना की गई थी 1993 में। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। इसके साथ ही गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा। और गाइस जो हमने डायोग्राम, चित्र, वीडियो का प्रयोग करके आपको समझाने की कोशिश की है, आपको कैसा लगा गाइस, हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये तो आपका कमेंट बॉक्स ही बता सकता है हमें। और गाइस यदि आपको पसंद आया है तो हमें प्रोत्साहन के स्वरूप गाइस एक चीज़ अवश्य करना, लाइक कर देना वीडियो को। आपका लाइक करने में कुछ नहीं लगता, बस हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें इस प्रकार का कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
सो थैंक्स फॉर। आपका सिर्फ गाइस 1 मिनट लगता है, 1 सेकेंड लगता है, नेट तो गाइस उतना ही लगता है, इसके बाद कुछ भी नहीं लगता है। जब मैं भी नहीं जानती थी तो मेरे को लगता था इन लोगों को कुछ मिलता है, बट मैं आज से, जब से मैं यूट्यूब चैनल ज्वाइन की हूँ, चालू की हूँ, तो मेरे को पता चला गाइस कि इसमें कुछ भी नहीं मिलता है लोगों को, सिर्फ आप हमें मोटिवेशन ही मिलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और किस प्रकार का वीडियो चाहिए ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।